फिर सरे सुबह किसी दर्द के दरवा करने धान के खेत से एक मौजे हवा आई है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। ऐसा लग रहा है कि देश में एक बार फिर से संभल कर रहने के दिन आ गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा बताया जा रहा है और पूरे देश ने तो दूसरी लहर का भयानक असर देखा ही है। हमने देखा है कि जब मुसीबत जनता के सिर पर आती है तो उसकी मदद के लिए सरकार आगे नहीं आती है। जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तब सरकार कुछ उद्योगपति मित्रों के बैंक बैलेंस को बढ़ाने के इंतजाम में लगी थी और सरकार अब भी अपनी जिम्मेदारियों से बचती ही नजर आ रही है। शीतकालीन सत्र में जिस तरह आंकड़े न होने का बहाना सरकार देती है, उससे यही समझ में आता है कि मोदी सरकार जब तक देश में है, जनता को अपने जीवन यापन का जिम्मा खुद ही उठाना होगा। सरकार से मदद की उम्मीद रखेंगे तो या तो जुमले मिलेंगे या निराशा मिलेगी। तो बेहतर है कि जनता अपना ख्याल खुद ही रखे और इस बारे में चाहे तो किसानों से कुछ सीख ले जनता। 1 साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों ने इस सरकार को और इस देश को यह दिखला ही दिया है कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। चुनावों के कारण मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया है, लेकिन किसानों के लिए सरकार की नीयत भी जाहिर हो चुकी है। सरकार अब भी यही मानती है कि कृषि कानून अच्छे थे और इस तरह वो किसानों के आंदोलन को गलत ठहराने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने के इरादे सरकार के नहीं दिख रहे हैं। कृषि मंत्री ने संसद में कहा है कि उनके पास मृतक किसानों के आंकड़े नहीं हैं। हालांकि यह बहाना अब नहीं चलेगा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने उन किसानों के नाम सरकार को भेज दिए हैं। सरकार को उम्मीद थी कि 4 दिसंबर की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में उसे आंदोलन खत्म होने की अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन जैसे देश को अब तक अच्छे दिन नहीं मिले, वैसे सरकार को भी उसकी मर्जी चलाने की पूरी छूट नहीं मिलेगी। किसानों ने अब 7 दिसंबर को बैठक करने का फैसला कर लिया है। फिलहाल मुआवजा मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान अपनी तरह से लोकतंत्र का सबक सरकार को सिखा रहे हैं। अब देश की जनता को भी संविधान के सबक याद रखने की जरूरत है, जिसने इस देश के सभी नागरिकों को बराबरी और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इस धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सनक में जिस तरह नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें भी अब सभी को संभल कर रहना होगा। इसीलिए चाहे स्वास्थ्य की बात हो या सामाजिक ताने बाने की बात हो, हर तरह से सावधानी बरतना ही होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कृषि कानूनों पर सरकार के यू टर्न के बावजूद क्यों किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है मोदी सरकार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से 10 दिन पहले यानी 19 नवंबर को कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह मान लिया था कि अब वो किसान आंदोलन को खत्म करवा देंगे और इस तरह उन्हें सीना ठोक कर अपनी तारीफ करने का एक मौका और मिल जाएगा। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कैबिनेट की मीटिंग में कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई। फिर 29 तारीख से संसद का सत्र शुरू हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा में चंद मिनटों में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित भी हो गया और अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई है। यानी अब वो 3 काले कानून जिनके कारण देश में कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा डर पैदा हो गया था, चंद पलों में खारिज हो गए, क्योंकि सरकार को यही ठीक लगा। साल भर तक जिन कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करते रहे, कृषि अर्थशास्त्री और समाज विज्ञानी जिनके नुकसान गिनाते रहे, विपक्ष ने बार बार मोदी सरकार पर उंगलियां उठाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के मनमाने और अलोकतांत्रिक व्यवहार की निंदा हुई, उन पर एक झटके में सरकार ने फैसला लेकर सारा मामला रफा दफा करना चाहा। साल भर तक जिन किसानों के साथ बातचीत के लिए एक फोन कॉल की दूरी मोदी जी खत्म नहीं कर पाए थे, उस दूरी को एक तंज भरी माफी के साथ खत्म करने की उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। कृषि कानूनों पर सरकार ने यू टर्न ले लिया, लेकिन फिर भी किसानों के दिल तक का रास्ता सरकार तय नहीं कर पाई, क्योंकि इस रास्ते के बहुत से स्पीड ब्रेकर को और बहुत सी बाधाओं को अभी पार करना बाकी है। सरकार ने एमएसपी पर कोई गारंटी अब तक नहीं दी है, केवल किसान संगठनों के नाम मांगे हैं। बिजली बिल और मुआवजे को लेकर भी किसानों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। किसानों पर दर्ज मुकदमे खारिज नहीं हुए हैं और अजय मिश्र टेनी अब तक मोदी मंत्री परिषद का हिस्सा हैं। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच की दूरी बरकरार रहना जायज है। तो पिछले 7 सालों से सत्ता में रहते हुए मोदी जी को शायद गुमान हो चला है कि उनकी हर बात को इस देश की जनता पत्थर की लकीर की तरह लेगी, लेकिन सब दिन एक समान नहीं होते हैं।
सरकार ने चाहा कि जैसे उसने कृषि कानून वापस ले लिए वैसे ही किसान अपने घर लौट जाएं और आंदोलन जो है वो खत्म कर लें। लेकिन सरकार ये समझना नहीं चाहती है कि कुछ ऊपरी शब्दों और दिखावों से भीतर के घाव नहीं भर सकते। किसानों ने भारी मुश्किल में साल भर तक आंदोलन चलाया और उसमें कम से कम 700 किसानों की मौत हो गई। उन्हें शहीद कहा जाने लगा है, जो शायद ठीक ही है, क्योंकि इन किसानों ने देश हित में ही अपनी जान दी है। ऐसे में सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वो उनके परिजनों को मुआवजा दे। यह सरकार के लिए असल में प्रायश्चित होगा। लेकिन संवेदनहीनता का आलम देखिए कि कृषि मंत्री संसद में कह रहे हैं कि उनके पास मृतक किसानों का कोई आंकड़ा ही नहीं है। और ग्वालियर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तो यह भी कह दिया कि किसानों से संबंधित कृषि सुधार कानून वापस हो चुके हैं और इसके साथ ही किसानों की एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर एक समिति बना दी गई है। अब कोई विषय बचा ही नहीं है। हालांकि ऐसी बातों का जवाब देना किसानों को भी खूब आता है। कृषि कानूनों की वापसी को मोदी सरकार के समर्थन में इस तरह प्रचारित किया जाने लगा था कि मानो सरकार ने किसानों पर कोई बड़ा एहसान किया हो। इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। अनुमान लगने शुरू हो गए थे कि किसान दिल्ली की सीमाओं से हट जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन किसानों ने सरकार को पहले ही अपनी सारी मांगों के बारे में बता दिया था और ये साफ कर दिया था कि जब तक सारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। किसान अपने मृतक साथियों के लिए मुआवजा चाहते हैं, जिस पर सरकार ने आंकड़े न होने का बहाना किया। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार के सामने पेशकश की थी कि हम आपको नामों की सूची देते हैं और अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी केंद्र सरकार को उन 702 किसानों के नाम भेजे गए हैं जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई है। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन के आगे की रूपरेखा पर विचार हुआ। इस बैठक के बाद से एक साफ संकेत सरकार को भेजा गया है कि किसान तब तक आंदोलन वापस नहीं लेने वाले हैं जब तक कि किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस नहीं लिए जाते। गौरतलब है कि किसानों पर हजारों की तादाद में मुकदमे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि बीजेपी के राज्यों में जो मुकदमे हुए हैं उन्हें सरकार को वापस लेना चाहिए। 26 जनवरी और लखीमपुर खीरी के मुकदमे को भी वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही 5 लोगों की कमेटी सरकार के साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए बनाई गई है, जिसमें एमएसपी भी शामिल है। हालांकि एमएसपी को लेकर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। तो जब तक यूपी चुनाव में हार का डर नहीं था, तब तक बीजेपी किसानों की बड़ी आसानी से अनदेखी कर रही थी। उनके आंदोलन को सरकार ठेंगा दिखाकर चिढ़ा रही थी कि किसान चाहे जितनी मांग कर लें, हम कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव में हार दिखने लगी, सरकार ने हड़बड़ी में फैसले लेने भी शुरू कर दिए। लेकिन किसानों को सत्ता खोने या हार का डर नहीं है, इसलिए वो किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है। जहां 1 साल सड़क पर गुजरे, वहां कुछ दिन और वो कष्ट सह लेंगे, तकलीफ सह लेंगे। लेकिन जिन उद्देश्यों के साथ, जिस एम के साथ आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, उन्हें पूरा किए बिना किसान शायद नहीं लौटेंगे। और कम से कम 4 तारीख की बैठक से तो यही संदेश मिल रहा है। अब मोदी सरकार इस संदेश को कितना समझ पाती है, यह देखना होगा। वैसे अपनी बात से मुकर जाना और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। इसीलिए जैसे किसानों से जुड़े आंकड़े न होने का बहाना सरकार ने अभी बनाया है, वैसा ही बहाना कोरोना से हुए मौतों पर भी बनाया था। हालांकि राहुल गांधी ने यहां भी मोदी सरकार को तथ्यों से घेर लिया है। स्पीक अप फॉर कोविड न्याय इस हैशटैग के साथ शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जब लोगों के दर्द और नुकसान की बात आती है तो भारत सरकार सो रही होती है, चलिए सरकार को जगाते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए शनिवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा, भाजपा सरकार ने अब तक न तो कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े जारी किए हैं और न ही मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा दिया है। आपको याद होगा कि कोरोना की दूसरी लहर में देश के लाखों लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का शिकार हुए थे। ऑक्सीजन से लेकर अस्पतालों में बिस्तरों की कमी तक जानलेवा महसूस की गई। सरकारी और प्रशासनिक अक्षमता और लापरवाही को आम जनता ने जान देकर भुगता। ऐसे में बार बार ये मांग उठी कि सरकार को मुआवजे की व्यवस्था करना चाहिए। हालांकि सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी गोलमोल जवाब ही दिए और ये भी नहीं माना कि उसके प्रबंधन में कहीं कोई कमी रह गई।
मुआवजे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सितंबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड की कमी से जान गंवाने वाले परिवारों को राज्य सरकारें 50,000 रुपए का मुआवजा देंगी। अदालत ने यह भी बताया था कि ये मुआवजा कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले लोगों सहित भविष्य में इसका शिकार होने वाले लोगों तक को दिया जाएगा। अभी पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था 2 हफ्ते के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल को तैयार किया जाएगा। इसके जरिए कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों द्वारा मुआवजे के लिए दावा किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ऐसे में सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए जहां लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें। अदालत ने कहा, गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय जाना मुश्किल होता है, बीच में बिचौलिए आ जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। तो मोदी राज में वाकई गंगा उल्टी बह रही है। पीड़ितों को मुआवजा कैसे मिले, किस तरह लोगों को मुआवजे के बारे में जागरूक किया जाए, कैसे इसमें भ्रष्टाचार को रोका जाए, ये सारे सुझाव अदालत को देने पड़ रहे हैं। जबकि सरकार को लोक कल्याण की अपनी जिम्मेदारियों को सबसे पहले निभाना चाहिए और बाकी बातें बाद में करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मोदी जी चुनाव प्रचार में कितने सक्रिय रहते हैं और अब तो चुनाव प्रचार भी जनता के खर्च पर ही हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी और उत्तराखंड के दौरे बढ़ गए हैं। 4 दिसंबर को वो उत्तराखंड में थे। अगले कुछ दिनों में इलाहाबाद सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मोदी जी भागीदारी करेंगे। फिर पीएम मोदी गोरखपुर भी जाएंगे, जहां एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन भी करेंगे। 13 दिसंबर से वो 3 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। नए बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इस दौरान वो उद्घाटन करेंगे। पिछले महीने यानी नवंबर में लखनऊ में पीएम ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए वो सुल्तानपुर गए थे, जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने के लिए वो झांसी गए थे। ये सभी सरकारी कार्यक्रम थे जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक हित साधे थे। मोदी जी शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उस राज्य का हर महीने 3 से 4 बार दौरा कर रहे हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इन दौरों पर राज्य सरकार के करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के आने जाने के लिए इस्तेमाल हुए एयरक्राफ्ट और सुरक्षा के लिए एसपीजी टीम पर होने वाला खर्च केंद्र सरकार ही वहन करती है। ये भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च है। कई बार प्रधानमंत्री के आने के लिए हेलीपैड बनते हैं। जनसभा के लिए पंडाल, कुर्सी, लाइट, साउंड आदि की व्यवस्था में जो खर्च होता है वो जनता के टैक्स की कमाई से ही होता है। जनसभाओं में पुलिस जवानों की तैनाती, आसपास के जिलों से उनके आने जाने, उन पर होने वाले खर्च अलग हैं। कई विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को आसपास के जिलों से भी बुलाया जाता है, इस पर भी सरकार का खर्च होता है। रैलियों में भीड़ जुटाने का जिम्मा भी सरकारी तंत्र का ही हो गया है, इसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को रैलियों में शामिल करने के लिए, आने जाने के लिए, भोजन पानी के लिए और रुकने की तमाम व्यवस्थाएं करनी ही पड़ती हैं, जो सरकारी कार्यक्रमों के खर्च में जुड़ जाता है। हींग लगे ना फिटकरी, फिर भी रंग चोखा। बीजेपी इसी तर्ज पर काम कर रही है। चुनावी खर्च के लिए व्यापारियों से भारी भरकम चंदा तो मिल जाता है और जनता के धन पर सरकारी कार्यक्रमों के साथ चुनाव प्रचार भी हो जाता है। पीड़ित जनता को देने के लिए भले राजकोष के खाली होने का रोना सरकार रो ले, बीजेपी का कोष तो भरा पूरा ही है। इसीलिए कोष के सहारे बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में लगी हुई है। चुनाव नजदीक आते ही यूपी और उत्तराखंड में तो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई गहरा करने में दक्षिणपंथी लोग जुट ही गए हैं। बीजेपी के नेता अब रैलियों में सरेआम सांप्रदायिक भाषा बोलने लगे हैं और अब दिल्ली से सटे हरियाणा में कट्टरता की कड़वाहट खुलकर दिखाई जाने लगी है। गुरुग्राम में प्रशासन ने 29 जगह चिन्हित कर रखी हैं और वहां 2018 से ही शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों से कुछ हिंदूवादी संगठन इस इलाके में खुले में नमाज पढ़ने का विरोध करने लगे हैं। कुछ लोग शुक्रवार को नमाज पढ़ने के समय के पहले वहां क्रिकेट खेलने लगते हैं, गाड़ियां लगा देते हैं या भजन कीर्तन करने लगते हैं।
पिछले दिनों फिर खुले में नमाज पढ़ने में एक बार फिर अड़चनें लगाई गईं। जय श्री राम के नारे लगाए और कुछ लोगों को रोका गया। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में उस जगह पर खुले में नमाज पढ़ने के लिए लोग एकत्रित हुए, जिसकी अनुमति प्रशासन ने पहले से ही दे रखी है। जिस समय कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, वहां से कुछ मीटर की दूरी पर ही कुछ लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। कुछ मुसलमानों को वहां जाने से रोका गया। पुलिस थाना कुछ ही मीटर की दूरी पर होने के बावजूद वहां सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। इसके पहले कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने की जगह पर गाड़ियां खड़ी कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बीच बचाव किया और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तो गुरुग्राम की इस घटना से ये तो समझ में आता है कि धर्म में कुछ अंधे मामूली लोग इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, बल्कि ये सब राजसत्ता की शह पर ही होता है। अगर सरकार मजबूती दिखाए तो क्या मजाल कि कोई इस तरह का उपद्रव मचाए, मगर अभी तो बीजेपी को चुनाव जीतने की रणनीतियां बनाने से फुर्सत कहां। तभी इन हरकतों पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार खामोश बैठी रहती है। धर्म के इस पागलपन में हम अपने देश की खास पहचान न खो दें, ये भी अब डर लगने लगा है। हम बात बात में खुद को पाकिस्तान से बेहतर बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी एक श्रीलंका के नागरिक की ईश निंदा पर भीड़ ने हत्या कर दी। लेकिन इस दुखद घटना पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चुप नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक दिन बताया है। राष्ट्रपति, मानवाधिकार मंत्री और कुछ एक कलाकारों ने भी इस घटना की निंदा की है। वहीं पाकिस्तान की पत्रकार युसरा अस्करी ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए ट्वीट में सवाल पूछा, हम क्या हो गए हैं। इस वक्त भारत में भी नागरिक समाज को यही सवाल खुद से करने की जरूरत है कि हम क्या हो गए। खैर, शायर जफर इकबाल ने ठीक ही फरमाया है कि ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।